हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। किसके बारे में वी विल डिस्कस अबाउट द एम्फीबियंस क्या पेरेंटल केयर, कि वो पेरेंटल केयर क्यों शो करते हैं, कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप डायग्राम्स में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे एम्फीबियंस क्या करते हैं, पेरेंटल केयर शो करते हैं। हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे वन बाई वन। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। सबसे उनके बारे में वन बाय वन उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पेरेंटल केयर का इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर पेरेंटल केयर दिया क्यों जाता है, पेरेंटल केयर होता क्या है। तो देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म के बेबीज़ होते हैं, मोस्टली अगर हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं, तो जब भी एम्फीबियंस में दे गेव बर्थ टू देयर यंग वंस, तो वो जब लार्वा फॉर्म में होते हैं या वो जो यंग एडल्ट के फॉर्म में होते हैं, तो इन दैट कंडीशन जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन वो किस तरीके से देते हैं और क्यों देते हैं, इसकी ही बात होगी। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस, पहला इम्पोर्टेंस ये है कि वाई डू दे प्रोवाइड द पेरेंटल केयर्स। वो इसलिए ताकि जो ऑफस्प्रिंग है उनका सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ जाए। तो पहला रीज़न है टू इम्प्रूव, ठीक है, टू इम्प्रूव सर्वाइवल, या आप बोल सकते हैं टू इंक्रीज ऑफ स्प्रिंग सर्वाइवल। ठीक है, टू इंक्रीज ऑफ स्प्रिंग सर्वाइवल। तो ऑफ स्प्रिंग के सर्वाइवल को इम्प्रूव करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, पेरेंटल केयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पेरेंटल केयर का इस्तेमाल और किस लिए किया जाता है, टू इम्प्रूव ऑफ स्प्रिंग वैरायटी, टू इम्प्रूव ऑफ स्प्रिंग क्वालिटी। किस लिए, ऑफ स्प्रिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, पेरेंटल केयर का। ठीक है, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो या तो लार्वल फॉर्म में या फिर जो यंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका केयर करते हैं इनिशियल डेज ऑफ देयर लाइफ्स में, जब वो बेबीज़ होते हैं। तो क्यों करते हैं, ताकि ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव कर सके। किससे बचाना है इन्हें, सर्वाइवल किस चीज़ से कराना है। तो अगर हम सर्वाइवल कराने की बात करें तो बेबीज़ को सर्वाइव करना है उन्हें प्रेडेटर्स से, ताकि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उनको खा ना जाए। और दूसरी बात किससे हो सकता है, कभी कभार अपने ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से। ठीक है ना, अपने ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से भी उनको क्या करना होता है, बचाना होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मैमल्स में ऐसा होता है कि जो मेल मैमल्स होते हैं, जैसे लॉयंस वगैरह में होता है, डॉग्स वगैरह में होता है कि जो मेल मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मार डालते हैं। तो उससे उनको बचाने के लिए उनकी मदर्स जो होती हैं वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करती हैं इनिशियल डेज़ में। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ और एम्फीबियंस में भी होता है। ठीक है, तो प्रेडेटर्स से बचाने के लिए और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए या इन्वामेंटल कंडीशन से बचाने के लिए, ठीक है, कि इन्वामेंट जो है वो कैसा है, हार्श है, सुटेबल है या नहीं है, किस तरीके का है, इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पेरेंटल केयर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ स्प्रिंग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए का क्या मतलब है, जब ऑर्गेनिज्म पेरेंट्स के अंडर में ग्रो होते हैं, उनके गाइडेंस में ग्रो होते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। किस तरीके से, इनिशियली उनके सर्वाइवल में मदद करेंगे अलग अलग इन्वायरमेंट्स में प्रेडेटर्स से बचा के। फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनको अलग अलग टेक्निक्स सिखाएंगे जिससे वो अपने इन्वायरमेंट में सेफली रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका इम्पॉर्टेंस है किस चीज़ का, पेरेंटल केयर का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं कि पेरेंटल केयर्स के कौन कौन से तरीके हैं, तो देयर आर डिफरेंट वेज जिससे पेरेंटल केयर्स जो हैं एम्फीबियन शो करते हैं। व्हाट आर दोज वेज, तो अगर मैं बताऊं तो पेरेंटल केयर्स जो हैं एम्फीबियंस में उसके अलग अलग तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं मैं पहले लिख देती हूँ। देखिए, ब्रॉडली इसके दो तरीके हैं। ठीक है, पहला कौन सा तरीका है, पहला है सेलेक्शन ऑफ साइट एंड नेस्ट बिल्डिंग। पहला तरीका क्या है, सेलेक्शन ऑफ साइट एंड नेस्ट बिल्डिंग। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है वो है डायरेक्ट केयर बाय पेरेंट्स, डायरेक्ट केयर बाय पेरेंट्स।
ठीक है। तो पहला जो तरीका है सिलेक्शन ऑफ साइट एंड नेस्ट बिल्डिंग, इसमें क्या करते हैं कि जो पेरेंट होता है वो एक नेस्ट बना देता है, एक सुरक्षित स्थान ढूंढ के बच्चों के लिए एक घर तैयार कर देता है जिसमें बच्चे रहते हैं सुरक्षित तरीके से और सेफ रहते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, पेरेंट्स डायरेक्टली केयर करते हैं। अब इसमें कुछ तरीके आते हैं, कौन कौन से तरीके हैं वो, उसमें पहला तरीका है फोम नेस्ट फॉर्मेशन, ठीक है, फोम नेस्ट फॉर्मेशन। दूसरा है आपका मड नेस्ट फॉर्मेशन, मड नेस्ट फॉर्मेशन। तीसरा तरीका है आपका लीफ नेस्ट फॉर्मेशन, ठीक, लीफ नेस्ट फॉर्मेशन। और चौथा तरीका है आपका व्हाट इट इज़ कॉल्ड स्टेम नेस्ट फॉर्मेशन, स्टेम या शूट नेस्ट फॉर्मेशन। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे जो एम्फीबियंस होते हैं वो अलग अलग तरीके के नेस्ट फॉर्म कर देते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके वो क्या रह पाते हैं, उनमें जो उसके जो यंग वंस हैं या उनके जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो सेफ रह पाते हैं इनअप्रोप्रिएट कंडीशंस में या दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म प्रेडेटर्स से, ठीक है। डायरेक्ट केयर की अगर बात करें तो डायरेक्ट केयर के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि कॉइलिंग अराउंड द एग, कॉइलिंग अराउंड एग पहला तरीका है, कॉइलिंग अराउंड एग। कुछ एम्फीबियंस ये तरीका शो करते हैं। दूसरा तरीका है आपका एग गार्डिंग, ठीक है, एग गार्डिंग। कुछ ऑर्गेनिज्म ये भी शो करते हैं वो अपने एग को क्या करते हैं, गार्ड करते हैं। तीसरा तरीका है एग ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने एग को अपने साथ साथ लेके चलते हैं, इधर उधर नहीं छोड़ते हैं, एग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इस एग ट्रांसपोर्टेशन में हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एक है मिडवाइफ टोड, मिडवाइफ टोड, और एक है आपका सूरीनाम टोड, एक है सूरीनाम टोड। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं, ये जहाँ भी जाते हैं अपने बच्चों को अपने साथ या अपने लार्वास को अपने साथ लेके जाते हैं, एग को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिडवाइफ टोड एंड सूरीनाम टोड, ठीक है, ओके। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो क्या है, वो है आपका स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है, ठीक है। डायरेक्ट में ही क्या आएगा, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आएंगे। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कुछ जो एम्फीबियंस होते हैं वो अपने ऑर्गेनिज्म को कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स में प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए जो हमने सबसे पहली बात की थी विच इज़ फोम नेस्ट फॉर्मेशन, तो यहाँ डायग्राम में आपको फोम नेस्ट फॉर्मेशन ही दिखाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं फीमेल फ्रॉग है और ये मेल फ्रॉग है। इन्होंने क्या किया है, एक लीफ के ऊपर एक फोम का नेस्ट प्रिपेयर कर दिया है। यहाँ यू कैन सी क्या किया है, एक फोम का नेस्ट प्रिपेयर कर दिया है। अब ये जो फीमेल है ये क्या करेगी, जब ये मेल के साथ कॉपुलेट करेगी, कॉपुलेट मतलब जो इनिशियल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है वो करेंगी, तो इसका एग जो है वो रिलीज़ होके इस फोम के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा इसका एग, ठीक है। और ये मेल भी क्या करेगा, अपना स्पर्म जो है वो रिलीज़ कर देगा इसी फोम के अंदर, और फिर यहीं पे इनका जो यू कैन से जो इनका क्या बोलते हैं जो फर्टिलाइजेशन वगैरह है वो होगा, और फिर उनके जो लार्वल बेबीज़ हैं वो क्या करेंगे, इसी के अंदर ग्रो होंगे, ठीक है ना। तो फोम नेस्ट फॉर्मेशन में क्या होता है, फोम नेस्ट फॉर्मेशन में एक वाटर पे या लीफ पे या कहीं भी एक स्पेसिफिक स्पॉट पे जहाँ पे भी सेफ्टी हो वहाँ पे फोम नेस्ट फॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। और इस फोम नेस्ट में ऑर्गेनिज्म अपने जो गैमेट्स होते हैं एग और स्पर्म वो रिलीज़ करते हैं, फिर वहाँ पे लार्वी फॉर्म हो जाते हैं और वो इसी फोम नेस्ट के अंदर रखते रहते हैं अनटिल वो ग्रो होके थोड़े बड़े ना हो जाए, ठीक है, ओके। बात समझ में आ रही है। ये जो फोम नेस्ट है ये कैसा होता है, ये म्यूसिलेजिनस होता है, ठीक है। ये किस तरीके का होता है, म्यूसिलेजिनस होता है, म्यूसिन का म्यूसिलेज का बना होता है, जो कि इस नेस्ट को वाटर से प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, वाटर से प्रोटेक्ट करके रखता है या प्रेडेटर से भी प्रोटेक्ट करके रखता है। तो दिस इज़ व्हाट दे डू। किसके अंदर होता है ये फोम नेस्ट का फॉर्मेशन, कोई स्पेसिफिक स्पीसीज़ होगी जिसके अंदर होता होगा। तो इसका एग्जाम्पल है, ये होता है आपका रैकोफोरस के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, रैकोफोरस के अंदर। ये आपके रैकोफोरस एम्फीबियंस हैं और इनके अंदर ही होता है। इसका जो कॉमन नेम है वो है मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग,
दे आर नोन एज मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, ठीक है। इनके अंदर ही आपका रैपोफोरस मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, इसके अंदर फोम नेस्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ आ रही होगी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मड नेस्ट फॉर्मेशन। अभी ये तो बहुत ही कॉमन है। मड नेस्ट फॉर्मेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जब भी बारिश होती है आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पॉट होल्स जैसे बन जाते हैं और उसके अंदर छोटे छोटे टोड्स के लार्वास जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो वो है उनका मड नेस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक मड नेस्ट का या नर्सरी का फॉर्मेशन कर लेता है शैलो वाटर के अंदर, और उसी के अंदर वो अपने अंडे देते हैं। फिर वो अंडे फ्यूज़ होकर लार्वी बनाते हैं, फिर वो लार्वी धीरे धीरे ग्रो होते हैं और फिर ग्रो होके वो उस मड नेस्ट से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। आई गेस ये समझ आ रहा होगा किसके अंदर होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये होता है हाइला फेवर के अंदर। किसके अंदर? हाइला फेवर नाम का एक टोड होता है, उसके अंदर मड नेस्ट फॉर्मेशन होता है। कैसा होता है मड नेस्ट, ये मैंने आपको डायग्राम में ऑलरेडी बता दिया है। ये रहा मड नेस्ट। इसमें मेल और फीमेल दोनों आके क्या करेंगे, मेल और फीमेल दोनों आके अपना एग और अपना स्पर्म दोनों ही रिलीज़ करेंगे। ये दोनों फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ होने के बाद क्या होगा बेटा जी, फ्यूज़ होने के बाद ये एग है, ये स्पर्म है, फ्यूज़ हुआ, फ्यूज़ होके ज़ायगोट बनाया और फिर इससे इसका लार्वा डेवलप होगा इसी मड नेस्ट के अंदर, और फिर ये लार्वा धीरे धीरे ग्रो करेगा और ग्रो करके क्या बना देगा, जो आपका फ्रॉग होगा वो फॉर्म हो जाएगा छोटा छोटा, और फिर वो यहाँ से निकल जाएंगे बाहर। तो ये होता है आपके मड नेस्ट में। किसके अंदर होगा? हाइला फेवर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है लीफ नेस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। लीफ नेस्ट फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? देखिए कितना कितना सुंदर डायग्राम है। लीफ नेस्ट फॉर्मेशन जो है वो होता है फाइलोमेड्यूसा बाइकॉलर के अंदर, ठीक है। फाइलोमेडूसा नाम का एक फ्रॉग होता है, उनमें जो फीमेल फ्रॉग होती है वो क्या करती है, वो लीव्स को चिपका देती है आपस में। किसकी मदद से चिपकाती है भाई? वो कुछ म्यूकस लाइक ग्लू लाइक चीज़ें सिक्रीट करती है, जिससे वो लीव्स को आपस में चिपका के एक नेस्ट जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, और वो उसी के अंदर अपने एग लेस करती है। फिर मेल उसी के अंदर अपने स्पर्म लेस करता है, वहाँ फ्यूज़न होता है, इनकी आगे की प्रोसेस जो है वो होती है, ठीक है। तो किसके अंदर होता है? एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है फाइलोमेड्यूसा, ठीक है, लिखा हुआ भी है ऑलरेडी। तो फाइलोमेड्यूसा में जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करती है, वो लीव्स को पत्तियाँ जो होती हैं पेड़ों के उनको ग्लू कर देती है। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ सम सिक्रीशन ऑफ देयर ओन, ठीक है। ये जो फीमेल है ये खुद ही क्या करती है, सिक्रीट करती है कुछ ऐसी ग्लू लाइक चीज़ें, और इसी ग्लू लाइक चीज़ों की मदद से ये लीव्स को ग्लू करके अपना नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें इनके ऑफस्प्रिंग जो हैं वो क्या करते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शूट नेस्ट की। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है शूट नेस्ट। तो आप देख रहे हैं ये एक प्लांट का शूट है, स्टेम है, ठीक है। इसके अंदर इस फ्रॉग ने क्या किया है, अपना नेस्ट बना दिया है, और यहाँ पे इसके आप एग्स देख सकते हैं, या आप यहाँ पे इसके लार्वास देख सकते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे फ्रॉग्स जो हैं वो बन गए हैं, है ना। हियर यू कैन सी, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इस तरीके से शूट नेस्ट जो है वो भी फॉर्म होता है। कुछ एम्फीबियंस इसको भी फॉर्म करते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल बोले तो इसका एग्जाम्पल है ट्राइटॉन, ठीक है। ट्राइटॉन इज़ अ वैरायटी ऑफ फ्रॉग जो कि क्या करते हैं, शूट नेस्ट फॉर्म करते हैं, ओके। चलिए, तो ये तो हो गई बात किसकी, नेस्ट फॉर्मेशन की बात हो गई कि नेस्ट फॉर्म करके जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरीके से क्या करते हैं, आपको अपना वो करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा, इसके बाद हमने क्या किया, हमने पढ़ा कि नेस्ट बिल्डिंग करके ऑर्गेनिज्म पेरेंटल केयर करते हैं। नेस्ट बिल्डिंग में फोम नेस्ट, मड नेस्ट, लीव नेस्ट और शूट नेस्ट, इतना हो गया था, ठीक है। इसके बाद क्या आया बेटी, इसके बाद बच्चा जी, इसके बाद आया आपका वी कैन से, हमने ये डिफरेंट जो तरीके थे, एक मिनट, हाँ यहाँ ये जो डिफरेंट थे हमने पढ़ लिया, लीफ नेस्ट, शूट नेस्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट पेरेंटल केयर। किसकी बात करेंगे, अब हम डायरेक्ट पेरेंटल केयर की बात करेंगे कि डायरेक्ट पेरेंटल केयर कौन शो करता है। तो कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जो डायरेक्ट पेरेंटल केयर शो करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया था कॉइलिंग अराउंड एग, ठीक, कॉइलिंग अराउंड एग।
तो ये देखिए, ये आपका एक एम्फीबिया है, इसका नाम है इस्थियोप्सिस। व्हाट द नेम इज, इसका नाम है इस्थियोप्सिस। ये एक लिम्बलेस एम्फीबिया होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पास लिम्ब्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये लिम्बलेस होता है। तो ये जो इस्थियोप्सिस होता है, ये क्या करता है, अपने लार्वीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास कॉइलिंग करके बैठ जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कॉइलिंग करता है अराउंड देयर एग टू प्रोटेक्ट देम। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, एग्जाम्पल आपको पता ही चल गया। इस्थियोप्सिस को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिसिलियंस कॉइल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सिसिलियंस कॉइल, सिसिलियंस कॉइल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये हो गया पहली बात। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे एग गार्डिंग। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एग गार्डिंग करते हैं। जैसे ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये है आपका सैलेमेंडर। सैलेमेंडर ये क्या करता है, ये शो करता है एग गार्डिंग। इसमें डायरेक्ट पेरेंट क्या कर रहे हैं, अपने एग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एग गार्डिंग एक प्रोसेस है जो कि किसके द्वारा किया जा रहा है, सैलेमेंडर्स के द्वारा। कौन से सैलेमेंडर्स के द्वारा, मेनली जो मेल सैलेमेंडर्स होते हैं वो एग गार्डिंग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनके छोटे छोटे जो लार्वीज हैं, जो जाइगोट्स हैं, वो पड़े हुए हैं, और ये आपका मेल सैलेमेंडर है। ये क्या कर रहा है, इसको गार्ड कर रहा है कि कोई प्रेडेटर्स या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर उनके इन एग्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे, ख़राब ना कर दे, ठीक है। तो ये किया जाता है मेल आपके सैलेमेंडर्स के द्वारा, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होता है एग ट्रांसपोर्टेशन। मैंने आपको बताया था एग ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला है मिडवाइफ टोड और दूसरा है आपका सूरीनाम टोड। तो पहले ये देखिए, ये आपका किस चीज़ का डायग्राम है, ये है आपका मिडवाइफ टोड, ठीक है। ये क्या करता है, ये मिडवाइफ टोड जितने भी इनके एग्स होते हैं या इनके जो लार्वीज होते हैं, उनको स्पेसिफिकली अपने एग्स को, फर्टिलाइज्ड एग को, ये अपने बैक के ऊपर लेके चलते हैं, अपने साथ साथ जहाँ जहाँ जाते हैं अपने बच्चों को लेके चलते हैं। तो ये मिडवाइफ टोड क्या करता है, मिडवाइफ टोड को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ नोन एज अलाइट्स। अलाइट्स, यस, इट इज़ नोन एज अलाइट्स। तो ये क्या करते हैं, इनमें जो मेल मेंबर्स होता है, ठीक है, मेल मेंबर्स, ये मेल मेंबर्स क्या करते हैं, ये अपने एग को, एग की एक स्ट्रिंग, मतलब ये एग 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 की पूरी स्ट्रिंग, ये क्या करते हैं, ये अपने लेग्स के अराउंड कॉइल कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये अगर इनका लेग है तो ये क्या करते हैं, अपने लेग के अराउंड ये पूरी की पूरी इस स्ट्रिंग की कॉइलिंग कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको अपने साथ साथ लेके चलते हैं। कब तक लेके चलते हैं, जब तक ये एग्स जो हैं वो हैच होके उनमें से बच्चे ना निकल जाए। तो इसलिए हम इसको मिडवाइफ टोड बोलते हैं, क्योंकि ये अपने बच्चों को अपने साथ साथ लेके चलता है जब तक कि वो क्या हो, बड़े ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट दे डू एक ट्रांसपोर्टेशन में, मिडवाइफ टोड। दूसरा देखिए सूरीनाम टोड। सूरीनाम टोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सूरीनाम टोड डायग्राम से आपको दिख रहा होगा, पहले ये वाला डायग्राम देख लीजिए आप। सूरीनाम टोड, इसका नाम है पाइपा अमेरिकाना, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है सूरीनाम टोड का, वो है पाइपा अमेरिकाना। तो सूरीनाम टोड क्या करता है, अपने जो एग्स होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, अपने एग्स को अपने बैक पे लेके चलता है। पीछे वाले में क्या हो रहा था, वो एग के स्ट्रिंग को अपने पैरों में फंसा के लेके चल रहा था, ये अपने बैक पे लेके चलता है, ठीक है। और बैक पे लेके चलता है, फिर जो फ्रॉग्स होते हैं वहीं पे बड़े होते हैं, इनके साथ साथ यंग टोड्स जो हैं इनके पिट्स में से फिर बाहर आते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप डायग्राम में कि इनकी यंग टोड्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इनके स्किन के पिट्स में से बाहर आ रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये आपका ट्रांसपोर्ट करने वाले का एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में नाम क्या है, सूरीनाम टोड। व्हाट द नेम इज सूरीनाम टोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइपा अमेरिकाना इज द साइंटिफिक नेम, ठीक है ना। ओके, तो जब तक इनका मेटामॉर्फोसिस होके कंप्लीट फ्रॉग्स नहीं बन जाते हैं, छोटे छोटे एग से छोटे छोटे फ्रॉगलेट्स नहीं बन जाते हैं, तब तक ये अपने बच्चों को लेके ढोते रहते हैं अपने साथ, और फिर क्या करते हैं, जब बन जाते हैं तो फिर उनके बच्चे उनके पीठ पे से ऐसे निकल के भाग जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन दिस केस। चलिए, इसके बाद मैंने आपको बोला था कि कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स भी होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। क्या होते हैं, कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि पहला स्पेशलाइज
स्ट्रक्चर है वोकल सैक ब्रूडिंग। व्हाट इज द फर्स्ट स्पेशलाइज स्ट्रक्चर? वोकल सैक ब्रूडिंग। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एक टोड है, ठीक है, एक एम्फीबिया है। इसके वोकल सैक में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बहुत सारे छोटे 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 आपके क्या हैं, फ्रॉगलेट्स हैं, या आप बोलिए कि बहुत सारे लार्वीज हैं, ठीक है ना। बहुत सारे क्या हैं बेटा जी, बहुत सारे, जस्ट अ मिनट, बहुत सारे बहुत सारे लार्वीज हैं। अब ये लार्वीज इसके वोकल सैक के अंदर ही क्या होते हैं, एग डिपॉजिट होता है, उससे लार्वा फॉर्म होता है, फिर धीरे धीरे ये बड़े होते हैं, और फिर जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इसके माउथ के थ्रू जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है। वोकल सैक ब्रूडिंग बोलते हैं इसको। ये जो वैरायटी ऑफ फ्रॉग है इसका नाम क्या है, ये किसके अंदर होता है, ये होता है डार्विन फ्रॉग्स में। इन फ्रॉग्स को क्या बोला जाता है, डार्विन फ्रॉग बोला जाता है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है राइनोडर्मा डार्विनी। राइनोडर्मा डार्विनी, राइनोडर्मा डार्विनी, ठीक है। ये क्या है, ये डार्विन फ्रॉग्स हैं, और इनमें क्या होता है, वोकल सैक ब्रूडिंग होती है, ठीक है। इनमें ये जो लार्वा कैरी का, अब वोकल सैक में लार्वा को कैरी करने का काम कौन करता है, लार्वा को कैरी करने का काम मेल फ्रॉग्स जो होते हैं, मेल राइनोडर्मा डार्विनी जो होता है वो अपने वोकल सैक में क्या करता है, लार्वी को कैरी करता है। मेल ही क्यों करता है, देखिए नॉर्मली जो आप फ्रॉग्स की टर टर की आवाज़ सुनते हैं ना, वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो मेल प्रोड्यूस करते हैं। क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके मेटिंग के लिए। तो मेल्स में जो वोकल सैक होता है वो बहुत वेल डेवलप होता है, जिससे वो बहुत तेज़ आवाज़ निकाल सकते हैं। तो उसी वोकल सैक को कभी कभी ये जो डार्विन फ्रॉग्स हैं ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रूडिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग वोकल सैक ब्रूडिंग कहते हैं, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आई गेस ये बात समझ आ रही होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ब्रूडिंग। क्या बोलते हैं बेटा जी, बोलते हैं गैस्ट्रिक ब्रूडिंग, ठीक है ना। तो ये गैस्ट्रिक ब्रूडिंग जो है ये भी एक स्पेशल तरीके का एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, गैस्ट्रिक ब्रूडिंग। और ये किसके अंदर होता है, ये भी एक वैरायटी ऑफ एम्फीबियन फ्रॉग में होता है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है रियोबैट्रैकस साइलस, ठीक है। रियोबैट्रैकस साइलस में गैस्ट्रिक ब्रूडिंग देखने को मिलती है। इनमें होता क्या है, इनमें जो एग्स होते हैं और लार्वी होते हैं, ये फ्रॉग के गैस्ट्रिक कैविटीज़ में, या आप बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल कैविटी, उसके स्टमक में क्या होते हैं, सेफली रहते हैं, ठीक है ना। इनके जो एग्स हैं वो कहाँ पे, उनके स्टमक में, गैस्ट्रिक पाउचेस में, स्टमक रीजन में सेफली रहते हैं। कब तक रहते हैं, जब तक वो हैच होके यंग वंस ना बन जाए। और जब हैच होके यंग वंस बनते हैं तो इनके माउथ के द्वारा ये क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि इनके स्टमक में यहाँ पे इनकी यंग वन सेफली प्रेजेंट हैं, बाहर इन्वायरमेंट में है नहीं तो सेफ है ऑब्वियसली, और सेफली प्रेजेंट है। फिर धीरे धीरे ये बड़े होंगे, जब बड़े होंगे तो क्या होगा, ये इनके माउथ के थ्रू रिलीज़ कर दिए जाएंगे, ठीक है, रिलीज़ वाया माउथ आफ्टर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद क्या होगा, ये माउथ के द्वारा रिलीज़ कर दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्रूडिंग ऑल्सो विच इज़ नोन एज गैस्ट्रिक ब्रूडिंग, ठीक है ना। इसके अलावा एक और टाइप ऑफ ब्रूडिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बकल ब्रूडिंग या माउथ ब्रूडिंग, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, माउथ ब्रूडिंग, ठीक है। किसके अंदर देखने को मिलता है, हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम। ये जो माउथ ब्रूडिंग है ये आपको देखने को मिलता है, एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है हाइलम बेट्स, ठीक है। हाइलम बेट्स एक फ्रॉग का वैरायटी है, डायग्राम मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा एक और फ्रॉग की वैरायटी है आर्थ्रोलेप्टिस, आर्थ्रोलेप्टिस एंड हाइलम बेट्स। ये दोनों जो फ्रॉग की वैरायटी हैं ये इनमें क्या देखने को मिलता है, बकल ब्रूडिंग देखने को मिलती है। इनकी जो बकल कैविटी होती है वो इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, और इसी के अंदर क्या होते हैं, इनके जो लार्वीज होते हैं या एग होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। और डेवलप करने के बाद फिर इनका ब्रूड पाउच या तो रप्चर हो जाता होगा, या एनी विच वे ये क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज़ ऑल अबाउट द
वी कैन से हमारा जो प्रोसेस है किस चीज़ का, हमारा जो एम्फीबियंस में आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है उसके बारे में, एम्फीबियन में पेरेंटल केयर का जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है उसके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ फिर से। देखिए एम्फीबियंस में इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड्स की अगर हम बात करें तो पहला मेथड है आपका फोम नेस्ट फॉर्मेशन, मड नेस्ट फॉर्मेशन, लीफ नेस्ट फॉर्मेशन एंड स्टेम नेस्ट फॉर्मेशन। इसमें मैंने आपको डायग्राम्स दिखा दिए। डायरेक्ट केयर में कॉलिंग अराउंड है जो कि स्थियोप्सिस करता है, एक गार्डिंग जो कि सैलामेंडर करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन मिडवाइफ टोड एंड सूरीनाम टोड। मिडवाइफ टोड क्या करती है, मिडवाइफ टोड अपने लेग्स में एग के स्ट्रिंग को फंसा के लेके घूमती है। ठीक है, जब तक टोड्स जो हैं वो मैच्योर नहीं हो जाते हैं। और सूरीनाम टोड क्या करता है, अपने बैक पे लेके चलता है। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में हम लोगों ने वोकल सैक ब्रूडिंग देखी है। ठीक है, इसके अलावा हमने गैस्ट्रिक ब्रूडिंग देखी है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने देखी हैं। ठीक है ना, ओके। इसके अलावा हमने बक्कल ब्रूडिंग भी देखी है। बस, और तो कुछ है नहीं, इतनी ही चीज़ें हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें जो हैं वो समझ आ रही होंगी। ये देखिए आपका फोम नेस्ट, ये हो गया मड नेस्ट, ये हो गया आपका लीफ नेस्ट, ये आपका शूट नेस्ट, ये रहा आपका कॉइलिंग अराउंड एग जो स्टॉप्सिस में होता है, एग गार्डिंग जो कि मेल सालामेंडर करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन बाय मिडवाइफ टोड विच इज़ नोन एज अलाइट्स, और ये रहा आपका एग ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये क्या था, ये भी एग ट्रांसपोर्टेशन ही है, लेकिन किसके द्वारा किया जा रहा है, सूरीनाम टोड के द्वारा किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, बैक पे किया जा रहा है उसके। ठीक है, सूरीनाम टोड का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइपा अमेरिकाना। ठीक, ये वोकल सैक ब्रूडिंग स्पेशल टाइप ऑफ ब्रूडिंग है। जो मेल टोड होता है, मेल डार्विन फ्रॉग, वो क्या करता है, अपने वोकल सैक में बच्चों को बड़ा करता है और फिर जब बड़े हो जाते हैं तो वहाँ से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रिक ब्रूडिंग जो कि स्टमक के अंदर होता है। गैस्ट्रिक मतलब ऑब्वियसली हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टमक की बात कर रहे हैं, फिर माउथ के द्वारा रिलीज कर दिए जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका माउथ ब्रूडिंग। ठीक है, या बकल ब्रूडिंग, या इसको हम बकल ब्रूडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही सारी बातें थी। आई गेस इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी अच्छी तरीके से। एंड विद दिस ये जो स्पेसिफिक टॉपिक था हमारा पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस वो होता है ख़त्म। तो आई गेस आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और ये लेक्चर जो है वो यूज़फुल है वेरियस टाइप्स ऑफ जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपके अलग अलग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग के लिए जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब के लिए यूज़फुल है। जैसे DSSB हो गया, RPSC हो गया, LT हो गया, मेंस हो गया। इवन LT मेंस में भी आपका ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है अलग से कि आप बताइए कि एम्फीबियंस में कैसे होता है ये पर्टिकुलर पेरेंटल केयर। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ताकि आप एक नोट्स प्रॉपर लिख सकें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू यू ऑल।